नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। दुनिया एक बार फिर बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। अब मिसाइलों और सैन्य ठिकानों तक ही आगे बढ़ गया है। इसका असर आम लोगों की जिंदगी से जुड़ रहा है। सबसे जरूरी संसाधनों तक पहुंचता हुआ इसका असर दिखाई दे रहा है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने होर्मुज़गान प्रांत में समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया, जिसके बाद करीब 20 गांवों के हजारों लोगों के सामने अब पेयजल संकट खड़ा हो गया है। कुवैत ने भी दावा किया कि ईरान ने उसके वाटर प्लांट को निशाना बनाया है। कुवैत जैसे रेगिस्तानी देश में जहां पीने के पानी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के पानी को साफ करके मिलता है, वहां वाटर प्लांट पर हमला सीधे जीवन पर हमला माना जा रहा है। उधर चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हमले, बिजली ढांचे को नुकसान और सैन्य ठिकानों पर हमले के बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता ये संघर्ष अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि इसका असर अब खाड़ी क्षेत्र, तेल सप्लाई और साथ ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। सवाल कई बने हुए हैं। क्या अमेरिका ईरान की जंग अब आम नागरिकों की जिंदगी को निशाना बना रही है? क्या पानी, बिजली और ऊर्जा जैसे संसाधन युद्ध के नए हथियार बन चुके हैं? क्या खाड़ी क्षेत्र एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है? तो ये सवाल लगातार बने हुए हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान तो आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब बात आम लोगों तक पहुंच गई है। युद्ध का एक उसूल होता है कि आम नागरिकों तक, वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं है, उन पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है कि क्या ये लड़ाई अब आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि ईरान की ओर से बड़ा आरोप लगाया गया है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा देते हैं आपसे। भू राजनीतिक विश्लेषक रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। और साथ ही विदेश मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी हमारे साथ हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत आपका भी चर्चा में। सबसे पहले तो निपुण जी आपसे शुरुआत करूंगी, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि युद्ध दो देशों के बीच में हो, लेकिन मासूम लोगों को निशाना ना बनाया जाए। लेकिन जिस तरह से अब ये पूरी कार्रवाई चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं पर असर पड़ रहा है। अब लोग परेशान हो रहे हैं। ईरान की ओर से जो आरोप लगाया गया, क्या मायने आपके लिए? कि हम जब वोट की बात करते हैं तो आपने सही बात कही कि सरकारें लड़ती हैं, सरकार के बीच में होता है, लेकिन हमेशा प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक भी आप आए तो हमेशा जो कीमत है वो आम लोगों को चुकानी पड़ती है। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो जिंदगी की बात हो, इकोनॉमी की बात हो। और देखिए, किसी भी देश के लिए वोर हो, चाहे अमेरिका, ईरान, किसी के लिए भी हो, इकोनॉमी के लिए कभी भी वोर को बेटर नहीं माना जाता। वो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं डैमेज करता है, और जब इकोनॉमी डैमेज होती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट वहां की पब्लिक जनता के ऊपर पड़ता है। तो इसमें भी दो राय नहीं है कि जो ईरान कह रहा है या इस प्रकार की बातें आ रही है वो सही बात है। पर बात क्या है कि जब हम एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हर कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूनिटी के बारे में नहीं सोचता है। जब कंट्रीज की बात आती है या गवर्नमेंट्स की बात आती है, तो गवर्नमेंट केवल और केवल अपने प्राइमरी गोल की विन और डिफीट, इसी तक आपका सिंपल रहती है कि हमको विक्ट्री मिली या नहीं मिली। तो उसी तरह का हम देखेंगे यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है, उधर ईरान की अपनी एक है कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। उसमें रियलिटी में कौन सफर कर रहा है? सफर कर रही है दुनिया के और देश सफर कर रहे हैं। तो उस रिगार्डिंग इसको देखा जाए, और वाकई में स्थिति बहुत टेंस वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्थिति कहीं ना कहीं बहुत पैनिक वाली स्थिति बनती रहेगी। तो ये ईरान और अमेरिका तक इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ग्लोबली, चाहे हम लोग खासतौर से मैं एशियन कंट्रीज के ऊपर कहूंगा कि एशियन कंट्रीज पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और होने वाले समय ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड का एक सिनेरियो जो है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ इन दोनों देश के वोट को देखकर, कि निश्चित रूप से कहीं ऐसा ना हो कि जो 1956 का एक सुएज कनाल क्राइसिस हुआ था, जिसने एक ब्रिटेन के पूरा एम्पायर को लेकर कि जो ब्रिटेन के सूर्य था उसको अस्त करने की स्थिति बना दी थी। तो वो स्थिति हो सकता है कि पुनः फिर यहाँ पर अमेरिका के साथ जो जंग चल रही है, कहीं ऐसी स्थिति अमेरिका के साथ ना हो, क्योंकि ग्लोबल पावर्स के इंटरेस्ट, चाहे वो रशिया की बात करें, चीन की बात करें, उनके भी आपको इसका देखने को मिलेंगे। तो बड़ा सिचुएशन टेंस है निश्चित रूप से। बिल्कुल, यानी वैश्विक व्यवस्था पर पूरी तरह से असर पड़ रहा है, और अब ये जंग रुकने की कोई उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही है दूर दूर तक। भू राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं संजीव जी। संजीव जी,
जिस तरह से पहले तो ट्रंप कह रहे थे कि कुछ ही दिनों का खेल है मेरे लिए, कुछ ही समय लगेगा और अमेरिका ईरान को हरा देगा, ईरान नतमस्तक हो जाएगा, लेकिन कई महीने बीत चुके हैं और अब केवल ईरान पर इसका असर नहीं पड़ रहा है, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ने लगा है। मैम, आपको, निपुण जी को और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जहां हम खड़े हैं इस टाइम पे, ये एक्सपेक्टेड था। इसलिए एक्सपेक्टेड मैं कह रहा हूं कि देखिए, जो बीच में जो सीज फायर हुआ था, ये सीज फायर एक पॉज किया था, टैक्टिकल पॉज था, अमेरिका इसको जानता था। एमओयू के रूप में जो दुनिया को एक धोखा हुआ है, पूरी दुनिया ये कह रही थी कि एमओयू पूरा ईरान के पक्ष में है। मेरा तो उस दिन भी यही मानना था, मैं अलग अलग चैनल पर आके यही कहता था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो एक एमओयू इतना स्क्वीड है, ईरान के पक्ष में दिख रहा है, तो अमेरिका इसको मान कैसे रहा है। या अमेरिका की, तो कहने का मतलब है कि ये ऐसा प्रूव हुआ कि ये अमेरिका की एक चाल थी, टैक्टिक्स थी, वो अपना टाइम बाइंग कर रहा था। उस टाइम अमेरिका की रिक्वायरमेंट थी किसी तरह से हॉर्मुज को खोला जाए। और क्यों खोला जाए? क्योंकि जितने भी उसके मित्र देश हैं, ये गल्फ कंट्री जितने भी अमेरिका के मित्र हैं, ये इनके सबके ऊपर प्रेशर था कि भाई आप डिफेंस तो हमको कर नहीं पाए, उनको बचा नहीं पाए, और हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है, क्योंकि उनका पूरा अर्थव्यवस्था है कि तेल और यानी कह लीजिए एनर्जी सोर्स का एक्सपोर्ट, उसकी शिपिंग पूरी बंद हो चुकी थी। तो देखा जाए उनकी इकोनॉमी को बहुत लॉस हो रहा था, और ये इकोनॉमी का लॉस नेक्स्ट डे से नजर नहीं आता। निश्चित रूप से महीना 2 महीना बीतने के बाद इकोनॉमी में बहुत बड़ा लॉस नजर आता है। ये तो ये जानते हुए इतने प्रेशर के अंदर जो अमेरिका ने चाल खेली वो यही थी कि हॉर्मुज को किस तरह से शुरू कराया जाए। हालांकि शुरू तो हुआ, उसके बाद फिर बंद हुआ, फिर सुनते हैं कि बीच बीच में खुल रहा है, सुन रहा है, कह रहे हैं। कहानी ये है कि आज जिस नए फेज में ये युद्ध एंटर कर चुका है, वो चिंता वाली बात है। जिस तरह से वाटर प्लांट्स पे दोनों देश एक तरह से हमला कर रहे हैं, ये भी एक, क्योंकि आप समझिए, देखिए, एनर्जी के बिना फिर भी आप कुछ दिन जिंदा रह लोगे, लेकिन अगर किसी देश में पानी की क्राइसिस हो गया, तो वहां के जो आम लोग हैं, आम जिंदगी है, उनका जीना दूभर हो जाएगा। पानी के बिना आप कितना जिंदा रह सकते हो? और जब पानी के लिए त्राही त्राही मचेगी, तो निश्चित रूप से वहां पर एक इंटरनल संकट खड़ा होगा। और यही सोचते हुए अमेरिका ने भी ईरान के जो डिसैलिनेशन प्लांट पे 2 दिन पहले हमला किया था। उसके पीछे यही है कि इतना प्रेशर डालो ताकि अंदर से जनता खड़ी हो जाए और वो त्राही त्राहीमान हो जाए। अंदर की जो सिविक हेल्थ या सिविक रिक्वायरमेंट है उनकी डे टू डे की, उसको स्क्वीज करो। और ये करने से क्या होगा कि उसको फायदा मिलेगा अमेरिका को। और यही सोचते हुए उन्होंने कुवैत पर हमला किया है। देखिए, खाड़ी के जितने भी देश हैं, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कुवैत को हुआ है, और उसी के वाटर प्लांट पे हुआ एक हमला भी हुआ है। कहने का मतलब है, जितने भी वाटर प्लांट्स हैं मैम, ये डबल एक ऑपरेशन होते हैं, जैसे उसमें पावर जनरेशन भी होता है और पानी के साथ डिसैलिनेशन भी होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों जनरेशन चीजें, यानी पानी का, खारे पानी से मीठे पानी का जनरेशन और पावर जनरेशन। यही देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो फेज में नया एंटर हुआ है, ये सच में ये एक अलार्मिंग है, ये एक नया कुछ आ गया है, और इसके अंदर ये खतरनाक घंटी है। जी बिल्कुल संजीव जी, हालांकि जितना आपकी बातों से मुझे समझ में आया, दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है कि अगर मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए नहीं, तो कम से कम एक प्रेशर ऐसा बनाया जाए कि जनता आवाज उठाने लगे। संजीव जी, इसी सवाल के साथ आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन पहले निपुण जी, इस पर आपका रिएक्शन। देखिए पंडित जी, क्या है कि जब हम इस बात को कह रहे हैं, संजीव जी बड़े हैं और काफी अनुभवी हैं, कई बार मुझे मौका मिलता है उनको सुनने का, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही। इसको हम थोड़ा सा एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, गन बोर्ड डिप्लोमेसी। तो अमेरिका की पहले से रही है कि गन बोर्ड डिप्लोमेसी, यानी कि आप प्रेशर क्रिएट कीजिए, प्रेशर, चाहे हम लोग डिफेंस की बात करें, सेशन की बात करें, ताकि, और देखिए शुरुआत में आप देखिए, जब ये वॉर शुरू हुआ था उससे पहले ही हम देखें ईरान में किस प्रकार से प्रोटेस्ट हुए थे, और उन प्रोटेस्ट को लेकर अमेरिका के क्या स्टेटमेंट आ रहे थे। अमेरिका ये बोल रहा था कि वहां की जनता जो है वो सत्ता को बदलना चाहती है, वो भी एक प्रेशर टैक्टिक्स थी। हालांकि वहां पे हम देखें, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है, उन्होंने बड़े टैकल तरीके से उस मामले को संभाल लिया था। लेकिन उसके बाद फिर ये वोट शुरू हुआ, वोट में भी टारगेट किया था कि टॉप लीडरशिप को टारगेट करना, ताकि क्या हो, प्रेशर क्रिएट हो और जनता भी जो है वो सरकार को प्रेशर क्रिएट करके कहीं ना कहीं रिजीम चेंज कर दे। लेकिन अमेरिका उसमें कामयाब नहीं हुआ। अब ये बात जानता है अमेरिका की ईरान की सारी हम बात करें, चाहे इंफ्रा की बात करें, लोगों की परेशानियों की बात करें, लगातार बढ़ रही है। तो अगर और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो निश्चित रूप से ईरान की पब्लिक के लिए एक दबाव
बनाना बहुत ज्यादा हो जाएगा जरूरी सरकार के ऊपर, तो अमेरिका उसके लिए कर रहा है काम। अब चाहे वो पानी के प्लांट की बात हो या हम बात करें कि वहाँ का जो इंफ्रा और भी चीजें हैं, चाहे जिससे भी करें, कनेक्टिविटी की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, हर तरह की चीजों पर अमेरिका हमला करने का प्रयास करेगा। कि देखिए ये लड़ाई अब उस मोड़ पे चली गई है जहां पर हम लोग एक टर्मिनोलॉजी और यूज करते हैं, चिकन डायनोमा गेम। अगर यहाँ पर अमेरिका ने अपने आप को पीछे लिया तो उस स्थिति में ये होगा कि अमेरिका का एक जो इमेज है सुपर पावर का वो बहुत हैवीली डैमेज होगा, और अमेरिका के इंटरेस्ट भी इससे इम्पैक्ट होंगे कि जितने गल्फ कंट्रीज हैं उनके बहुत लॉसेस हुए हैं, और अमेरिका उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर का दावा करता था, अमेरिका वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर को नहीं कर पाया। तो इसका भी इम्पैक्ट जो है अमेरिका की एक ग्लोबल हेजेमोनस जो इमेज है वो डैमेज होगी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के पास चॉइसेस नहीं है। ईरान अपने सॉवरेनिटी के लिए फाइट कर रहा है कि मुझे अपने सॉवरेनिटी को बनाए रखना है, मैं डिसीजन लूंगा, और ईरान के लिए बड़ी कष्ट वाली बात है। अगर अमेरिका से डिफीट करता है तो ईरान ने जो इतने लंबे समय का 1979 से लेकर अब तक का जो स्ट्रगल किया है वो सब बेमानी हो जाएगा। तो ये स्थिति हो गई कि जैसे चिकन डायनोमा गेम, दो लड़ रहे हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा एक समस्या वाली स्थिति बनती है ईरान के अंदर। बिल्कुल निपुण जी, तो साख का सवाल हो चुका है। लेकिन संजीव जी, ये जो प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है तो शुरुआत से की जा रही है। हालांकि आपको ज्योग्राफी और मिलिट्री ऑपरेशन दोनों के बारे में जानकारी है, तो इसलिए समझना चाहती हूँ, भूगोल बहुत काम आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ी ताकत बना ईरान के लिए, क्योंकि वहां पर उन्होंने ज्योग्राफी का अपनी पूरी फायदा उठाया, अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का पूरा फायदा उठाया। जी जी, देखिए मैम, किसी देश की धरती पे जाके लड़ना या किसी देश के समुद्र में जाके लड़ना और एक मजबूत पोजीशन को अख्तियार करके लड़ते रहना, ये आसान काम नहीं है। कोई भी महाशक्ति हो, जब वो अपने एरिया में लड़ती है उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि ईरान के साथ हम देख रहे हैं। ईरान के पास एक टोपोग्राफिकल बहुत बड़ा एडवांटेज है, अनलाइक इराक में जब अमेरिका घुसा था तो वहां पे जमीन समतल है, रेगिस्तान है। अमेरिका ने जब कुछ दिनों के बाद इनिशियल एयर पावर के बाद जब वहां पे लिक्विडेट किया टारगेट्स को, उसके बाद उन्होंने अपने टैंक्स को यानी आर्मर्ड फोर्स को उतारा। आर्मर्ड फोर्स दौड़ती चली गई और देखा जाए उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। यहां पर क्या है कि ये एक फोर्ट्रेस है ईरान के लिए। ज्योग्राफिकली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे पहाड़ है, अलग अलग सीरीज है, माउंटेन रेंजेज है। इनके अंदर जो हम कहते हैं कि जो मिसाइल सिटीज बनाए हुए ईरान ने, वो इन्हीं का फायदा लेके बनाए हुए हैं कि उनके अंदर, क्योंकि आप देखिए कितने भी भारी भरकम ऑर्डिनेंस आप डालिए, बॉम्ब्स डालिए, उनकी एक लिमिटेशन होती है। जो मैक्सिमम जो डैमेज करने वाला जो अमेरिका का जो ऑर्डिनेंस पैटर्न बॉम्ब है वो भी 200 फीट तक जा पाता है। और आप समझिए कि पर्वत श्रृंखला कितनी ऊंची होती है, उसके अंदर काफी सेफ्टी मिलती है इन लोगों को, लेकिन उनकी वल्नरेबिलिटी होती है उनके एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पर, कि यहां पर अगर वो ब्लॉक हो गए तो देखा जाए आप कुंद हो जाओगे। अब मैं आता हूं निपुण जी की बात को, मैं थोड़ा सा उनकी परमिशन से उनकी जहां उन्होंने छोड़ी थी मैं वहां से इसको कनेक्ट करना चाहूंगा। देखिए निपुण जी, मैम, जब ईरान के अंदर जनवरी के अंदर एक आंदोलन चला था, वहां के लोगों ने, वहां का एक सेगमेंट, बहुत बड़ा सेगमेंट है, खासकर उसमें महिलाएं थे, वो अपने लिए जीवन यापन की, मतलब रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ फ्रीडम चाहती थी। तो क्या हुआ कि वहां पे IRGC, जो कि एक मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा रेडिकलाइज्ड फोर्सेस बनाई गई थी, सोच समझ के बनाई गई थी, यानी रेगुलर आर्मी, रेगुलर फोर्सेस के ऊपर बैठती है ये। तो इस IRGC ने वहां पे जो कत्लेआम किया, जिसकी खबर उन्होंने बाहर नहीं आने दी, लेकिन जितनी भी छुटपुट या छन छन के खबरें आई हैं उनसे अंदाजा लगाया जाता है कि जो एक्सपर्ट कहते हैं कि 25,000 से ये आंकड़ा और 37-38,000 के बीच में किलिंग्स का है। तो जाहिर सी बात है, इतनी फोर्स का जब ब्रूटल आपने एप्लीकेशन किया है तो जनता वहां पे इतनी जल्दी अभी निकलेगी नहीं। भले ही अमेरिका ने ये कहा था उस टाइम भी जनवरी में कि द हेल्प इज कमिंग, तो हेल्प इज कमिंग के चक्कर में वहां की लोकल जनसंख्या का और ज्यादा एनकरेजमेंट मिला, वो और ज्यादा संख्या में आए। लेकिन वहां पे जिस तरह से ग्राउंड में IRGC ने या फिर सड़कों पे जिस तरह से कत्लेआम मचाया, वो उन्होंने ऐसा मैसेज दिया कि हम संजीव जी यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, क्योंकि जब ट्रंप की ओर से कहा गया था कि हेल्प इज कमिंग, या फिर ये दर्शाया गया था अमेरिका की ओर से कि हम तो वहां पर लोगों की मदद के लिए जा रहे हैं, क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि ट्रंप मदद के लिए गए थे या इसके पीछे कोई और मंशा थी, कोई और चाहत थी ट्रंप की?
देखिए उनका मोटिव यही नजर था कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा भड़के रिजीम के खिलाफ खड़े हो जाए और एक सिविल अनरेस्ट हो जाए। जब सिविल अनरेस्ट होता है तो क्या होता है, ट्रंप साहब का या इजराइल को भी मैं शामिल करता हूं, उनका एक ही मकसद है कि ईरान एक जहनियत है, ईरान के लोग अच्छे हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर लोगों को अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी से मतलब ज्यादा होता है, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन वहां का जो रिजीम जो 79 के बाद आया, उसने एक जहनियत अपने तैयार की और जहनियत में है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। आप कहोगे पूरी दुनिया में इस तरह से दुश्मन बनाओगे, अपने प्रोक्सीज को चुन चुन कर ऐसे वेंटेज पॉइंट्स पर बैठाओगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आपके खिलाफ आप ये मत समझिए कि आपके खिलाफ सहानुभूति आएगी। कोई ना कोई देश या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज आपके खिलाफ जरूर खड़ा होगा, क्योंकि आप जिस चीज के कंट्री को अहित करोगे। और यही किया हमास ने। एक्चुअली क्या था, मैं इतना लिख कर सकता हूं कि देखिए ट्रंप साहब ने एक अच्छा किया, अब्राहम अकॉर्ड जो उन्होंने लेके आए थे, जिसके तहत वो चाह रहे थे कि मैक्सिमम अरब कंट्रीज और या जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो सब उस पर साइन करके इजराइल के साथ एक कॉर्डियल संबंध बनाए। तो जैसे जैसे कुछ देशों ने साइन किया और सऊदी अरब मेरे ख्याल से साइन करने वाला था, तभी ये हमास का ये मे बी कोइंसिडेंस, लेकिन मुझे लगता है सोची समझी चाल थी। ईरान ने इनको पंप इन किया और हमास ने जाके इजराइल पर यानी 2023 के अंदर अटैक कर डाला। और उसके बाद से देखिए कि किस तरह से ये जो टायरेड चला है इस तरह से युद्ध का, बॉम्बिंग का, गाजा एक तरह से इजराइल को फिनिश करना ही पड़ा, क्योंकि उसको अपने नागरिकों को जवाब देना है। नागरिकों की सुरक्षा अगर कोई नहीं कर सकता, उस हेड ऑफ द स्टेट को 2 घंटे भी अपनी गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं होता। यही शायद नेतन्याहू साहब ने किया। अब आ जाते हैं वापस में गल्फ कंट्री पे आता हूं। देखिए गल्फ कंट्री की ऐसी चीज है कि जो आपने हॉर्मुज का पॉइंट आउट किया, हॉर्मुज को ईरान ने ये महसूस किया कि ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई, क्योंकि इसके सामने मनी मिलेगा, जल्दी मनी मिलेगा। इस मनी के सारे जो उनका डिस्ट्रक्शन हुआ उसको तो वो अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ उनको अपने प्रॉक्सीज को पंपिंग करने का जो पैसे की एक तरह से कमी हो गई थी, उसको भी वो भरपाई करने में सफल होंगे। ये सारी चीजें सोचते हुए ईरान ने सोचा कि इसको आप हॉर्मुज को पकड़िए और यहां से इजी मनी जनरेट कीजिए। इसी की लड़ाई अभी चल रही है और सारा का सारा दामोदर यहाँ पे है। यही हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर प्रेशर, काउंटर प्रेशर और हमले चल रहे हैं। जी बिल्कुल, हालांकि इस दबाव के आगे ईरान झुक नहीं रहा है। निपुण, जैसे आप भी कह रहे थे कि अब अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं बची है, क्योंकि अगर अब पीछे हटे तो बहुत बेइज्जती होने वाली है। और ट्रंप अपनी साख को लेकर कितने गंभीर रहते हैं, ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन ऑप्शन तो अभी भी नहीं बचा है, क्योंकि जब ईरान टिक गया इस जंग में इतने प्रेशर के बाद भी, तो कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर पूछा जाता है ट्रंप से कि आप तो चंद दिनों में ये जंग खत्म करने वाले थे। नहीं, देखिए अमेरिका की तो सोच यही थी जो अभी हमने संजीव जी ने भी बताया, और मैं भी इसी बात को कहूंगा जो संजीव सर कह रहे हैं कि देखिए स्टार्टिंग में अमेरिका की सोच ये नहीं थी कि वो तो एक एडवेंचर करने की इसमें थे कि जैसे वेनेजुएला में एडवेंचर किया वैसे ही एडवेंचर कुछ हम लोग ईरान में करेंगे, और ईरान में जो एडवेंचर होगा तो जो पब्लिक वहां प्रोटेस्ट कर रही थी उसको ताकत मिलेगी और वो आगे बढ़ जाएंगे। ये अमेरिका की स्ट्रेटजी थी। लेकिन जब अमेरिका गया और टॉप लीडरशिप को टारगेट भी किया, तब भी ईरान नहीं झुका, तो ये अमेरिका के लिए सिर दर्द बन गया। इसमें कोई दो राय नहीं है। बीच में प्रयास भी किया गया कि कैसे भी करके इस वॉर को रोका जाए। अमेरिका नहीं चाहता था इस वॉर में लंबा खींचा जाए, ठीक है, वो प्रेशर बनाया गया अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका ईरान ने इसको खींचे रखा। क्योंकि बात यहाँ पर केवल ईरान की नहीं है, बात यहाँ पर ईरान के साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर बात आपका रशिया की भी है, चीन की भी है, और भी बहुत सारे जियो स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट यहाँ पर है जो लगातार दोनों देशों के बीच में काम कर रहे हैं। तो उन इंटरेस्ट के कारण अमेरिका को इस वॉर में लंबा लिया गया है। अमेरिका को अब ये लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि अगर ये वॉर अमेरिका हारता है या बिना हैवी नुकसान पहुंचाए ईरान से बाहर निकलता है, या ये मैसेज जाता है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं पीछे हटा बिना कोई सोल्यूशन निकले, तो अमेरिका की जो एक इमेज है जो वेनेजुएला क्राइसिस के बाद उसने एस्टेब्लिश की थी, या अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी रही, वो सारी क्या फेल हो जाएगी। और देखिए बड़ा मामला है कितने लंबे समय तक वोट चलना। अभी तक अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कहा था कि हम क्यूबा पे भी करेंगे, हम उसके बाद ताइवान को लेकर भी बात करेंगे, वो सारे मामले फंस गए हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने ही और कई बार यू टर्न भी ले चुके हैं ट्रंप अपने बयानों से। समय की कमी इसलिए आपको बीच में ही रोकना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आपके समय के लिए।
तो सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर अब इस जंग का अंत कब होगा और क्या अब इसका असर आम नागरिकों पर पड़ने लगा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।